वेलकम टू उदय मैथ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2 का थ्योरी देखेंगे। देखिए, यदि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ने से पहले जो इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें 7 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपका एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो पहले से हम हेडिंग लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को लिखने में जो टाइम हमारा लगता है आप लोग को प्रॉफिट हो। मेरा तो प्रॉफिट होगा ही, जल्दी हो जाएगा, और आप लोग का भी प्रॉफिट होगा कि आप लोग का टाइम बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1 प्रॉपर्टी चलते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 1 प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ ऑल रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज। तो हम क्या करते हैं, लिख कर देंगे, तो लिख करके बताएंगे तो आप लोग अच्छा होगा। ठीक है, बोलने से शायद आप लोग भूल जाएंगे या गलत वर्ड में नहीं लिख लेंगे। पहली बार है तो अच्छे से ही पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इफ ऑल रो एंड कॉलम, if all row and column of a determinants are interchange then its value cannot change। पता चल रहा है डिफिनेशन से क्या लिखवाए हम? नहीं ना, कोई बात नहीं। देखो, हमने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज 1 कहता है कि इफ ऑल रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज। यानी डिटर्मिनेंट्स में ऑल रो और ऑल कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा हमें बताओ प्रूफ के साथ। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके मदद से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे a इक्वल टू कोई एक डिटर्मिनेंट्स है 2 7 5 9, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। अब इसका हम पहले वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा। वैल्यू निकालने आता है ना सबको, 4.1 में सबको पढ़ाए थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको मल्टीपल करते हैं। 9 और 2 से करेंगे 18, बीच में लगता है माइनस। 5 और 7 से करेंगे, ये होगा 35, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा -17। ठीक है, हमने क्या कहा कि इफ ऑल रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन कैन नॉट वैल्यू चेंज। मतलब अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो रो है और जो कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, इन रो को और कॉलम को सबको चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो क्या होगा, इंटरचेंज करने का मतलब ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, इसका देखो, ये रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, ये 2 7, ये रो है ना, इसको कॉलम में चेंज करते हैं 5 9। देखो, ऑल रो को कॉलम में चेंज कर दिए। अब कॉलम में चेंज कर दिया, अब इसका वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं। 9 2 जा 18, 7 5 जा 35, इनको भी करोगे तो देखो -17 ही आएगा। देखो, ये डिटर्मिनेंट था, इसका वैल्यू कितना आया। अब इसको ऑल रो एंड ऑल कॉलम को हमने जब चेंज किया, इंटरचेंज किया, उसका भी वैल्यू सेम ही आया। तो वही प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ ऑल रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज। भले ही आपका ये वैल्यू जो डिटर्मिनेंट्स है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू कैन नॉट चेंज होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। ठीक है, अब चलिए आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है। प्रॉपर्टीज 2 कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स
कैन नॉट बी चेंज बट इट्स साइन आर अपोजिट व्हेन एनी टू रो एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज। ऐसे कहने से आपको पता नहीं चल रहा है, लिख देंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा ना। लिखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स cannot be changed but its sign are opposite। साइन क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। when, कब चेंज होंगे? when any two row और two column of a determinants are interchange। ओके, देखिए कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बोला गया है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैन नॉट बी चेंज बट इट्स साइन आर अपोजिट व्हेन एनी टू रो एनी टू कलर ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ए इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट्स है 2 3 5 7, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड करो तो क्या होगा? 7 2 जा 14, बीच में लगता है माइनस, 5 3 जा 15। ये देखो आपका 14 में से 15 जाएगा -1, ये लग रहा है 5 को लंकवा मार दिया है ना। अच्छा 5 को अच्छा से ले देते हैं, ये -1 हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, ये जो रो है ये R1 है और ये R2 है, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो। हम क्या करते हैं, जो R1 है ना उसको R2 में कर देते हैं और जो R2 है उसको R1 में कर देते हैं। कहने का मतलब है इसको चेंज करना चाहते हैं कि ये जो R1 है ना, ये R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह कर रहे हैं। देखो ये एरो है ना, एरो दोनों तरफ लगने का मतलब है कि R2 चल गया R1 में, R1 चल गया R2 में। तो हम क्या करते हैं, R2 चल गया R1 की जगह, R1 आ गया R2 की जगह, चेंज कर दिए। जब इसका वैल्यू निकालोगे 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, ये देखो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो दोनों का वैल्यू सेम है बट साइन सिर्फ अपोजिट रहेगा। कब? जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ बट इट्स साइन आर अपोजिट, लेकिन साइन क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट। कब? व्हेन एनी टू रो, यानी एनी दो रो को या दो कॉलम को भी चेंज करोगे फिर भी वही होगा। एनी टू रो या टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, या तो रो को चेंज कर लो या दोनों कॉलम को चेंज कर लो। चेंज करने के बाद वैल्यू तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होंगे। ये कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 2। समझ में आया? अब चलिए चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 में। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज 3 ये क्या कहता है? प्रॉपर्टी 3 कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब है, पहले लिखते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 when any two row or two columns are identical। ओके, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब है
कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा जब कोई दो रो या दो कॉलम का मान एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो जाए। बिना एग्जाम्पल से समझ में बातें नहीं आएगी। जैसे मान लो कि एक 3/3 कर लेते हैं और कोई डिटर्मिनेंट्स है जो 3, 2, 3 है, ठीक है, और ये 2, 2, 3 है, ये 3, 2, 3 है, ये है ना। बिना इसे सॉल्व किए ही प्रॉपर्टी नंबर 3 से इसका वैल्यू हम 0 कह सकते हैं। अब आपको सर कैसी बात हुई, तो देखो यही ना हम कहे हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एनी टू रो या टू कलन आर आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा हो। देखो ये R1 और ये R2 दोनों एक जैसा है ना। जब दोनों एक जैसा हो जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या तो रो हो या कलन हो, उसका वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ पर तो रो हो रहा है सिर्फ, तो रो सही हो जाएगा। यदि कलन होता तो कलन से भी होता। तो R1 और R2 सेम है ना, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आपको सर तने चेक करके हमें बताइए तो कैसे हो रहा है, थोड़ा हमें बताइए। तो चलो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, आप लोग को 4.1 में समझाए थे ना कैसे। कोई R1 या C1 से चलो, मतलब रो से चलो, चाहे कलन से इसको सॉल्व करना चाहो, जो मन सो कर लो। हम 3 लेते हैं, पहले 3 लेंगे, ये सामने वाला ख़त्म और ये सामने वाला ख़त्म, क्या बचेगा 2, 3, 2, 3, ठीक है। उसके बाद लगता है माइनस, उसके बाद 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस सामने वाला ख़त्म और ये सामने वाला ख़त्म, क्या बचेगा 2, 3, 3, 3। उसके बाद +3 लेंगे, ये सामने वाला ख़त्म और ये सामने वाला ख़त्म, क्या बचेगा 2, 2, 3, 2। देखो इसका वैल्यू 0 ही आएगा क्योंकि हम आपको पहले ही बोल दिए कि 0 होगा, बट हम प्रॉपर्टीज से बोले हैं। यहाँ प्रूफ भी देख लो, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 होगा, -2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, +3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ये देखो 3 और ये 0, ये -2 और यहाँ से -3, +3 और ये -2, ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस +6, प्लस माइनस -6। देखो तो इसका वैल्यू क्या आया 0। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका वैल्यू 0 क्यों हुआ, क्योंकि R1 एंड R2, R1 एंड R2 नहीं R3 आर आइडेंटिकल। तो बिना आप बनाए हुए भी सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो आप 0 बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि व्हेन एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज क्या 0, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रॉपर्टी 3। और प्रॉपर्टीज 4 को देखो, प्रॉपर्टीज 4 क्या कहता है। प्रॉपर्टीज 4 कहता है कि इफ each elements of रो और कलन इज मल्टीप्लाइड बाय द नॉन जीरो नंबर, जैसे k ले लो, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीपल बाई k, मतलब सभी में मल्टीपल कर देगा k। कहने का मतलब है कि पहले समझो, इफ लिख देंगे तो अच्छे से पता चलेगा। इफ each elements of ए रो और कलन इज मल्टीप्लाई बाई ए नॉन जीरो नंबर के, then the value of the determinants is मल्टीपल बाई के। इसका मतलब हुआ कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स रहेगा यदि उसमें k से मल्टीपल, मान लो कि ए डिटर्मिनेंट्स है ABCD, अब इसको k से मल्टीपल करना होगा तो कैसे किया जाएगा। जैसे मैट्रिक्स पढ़ते थे तो ऑल रो ऑल कॉलम में इस k से मल्टीपल किया जा रहा था, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा रूल नहीं है। या तो आप किसी रो में कर लो या किसी कॉलम में कर लो। तो मान लो हम इसमें कॉलम में करना चाहते हैं तो क्या होगा, k और a से करेंगे कि a और a b का जो
के और सी हो जाएगा और डी। ऐसा नहीं कि आप सभी रो और सभी कॉलम में कर सकते हो, नहीं। वहीं तो बोला है कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो नंबर के, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीपल बाई के। कहने का मतलब जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू तो मान लो के ही फॉर्म में होगा, लेकिन जो कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पर के जगह कुछ भी वैल्यू हो, तो किसी आप एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हो, ऑल रो और कॉलम में नहीं कर सकते। या तो किसी रो एक में कर लो या किसी एक कॉलम में कर लो, ये रूल होता है। तो आप कभी भी डिटर्मिनेंट्स मिले, जैसे मान लो ऐसा एग्जाम्पल मिल गया, इसको सॉल्व करना है, या तो किसी कॉलम में कर लो, या तो किसी रो में कर लो, या तो किसी कॉलम में कर लो, कोई एक ही में कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कहता है। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है? आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है, प्रॉपर्टीज 5 कहता है कि इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू या मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। इसको लिख देते हैं कि इफ सम ऑफ all elements of a sum of प्रॉपर्टीज 5 कहता है प्रॉपर्टीज 5 कहता है कि इफ सम और all elements of a row or column of a determinants are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as sum of two or more determinants। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल समझिए कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट्स है, इस तरह से है x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, एल है, अल्फ़ा है, एम है, बीटा है, और एन और ए गामा है। ठीक है, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट्स रहेगा यानी सम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये होगा ए इक्वल टू, पहले इसको जब भी सॉल्व करना होगा तो एक्स वाई जेड, एल अल्फ़ा, एम बीटा, एन गामा, बीच में प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद ए बी सी, ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट्स हो सम में, तो उसको पहले अलग अलग करेंगे, लेकिन बीच में सम का ही साइन लगेगा। ठीक है, याद रहेगा ना? तो ये सब थ्योरी याद करने से मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझो कि हाँ कोई भी डिटर्मिनेंट्स रहेगा सम में रहेगा, या 2 हो या 3 हो, मान लो कि इसमें और डी सी पी इसमें कुछ और ऐड किया रहता, तो उसको अलग अलग 3 टर्म्स में अलग अलग ऐड करते। ये तो 2 ही था तो 2 ही में किए, 3 रहता 3 में करते, 4 में था 4 में कर देते। ठीक है, तो ये होता है रूल। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 कहता है कि इफ ए
इज ए n मैट्रिक्स, देन के ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ के इक्वल टू होता है के पावर n डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, मान लो कोई ए इज n/n मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ के पूछे तो जो n मैट्रिक्स रहता है वो पावर में हो जाता है और के से डिटर्मिनेंट्स हट जाता है और ए में से डिटर्मिनेंट्स लगता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब n/n मैट्रिक्स रहे तो ये बहुत कम यूज होता है, ऐसा आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है ना, बहुत कम यूज होता है। चलो प्रॉपर्टीज 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि इन ए डिटर्मिनेंट्स we can use any of following step। स्टेप नंबर 1 का ए, इसमें 3 है। तो हम चलते हैं सबसे पहले रो में। आर देखो, फर्स्ट रो को आई बोलते हैं, सेकंड रो को जे बोलते हैं, थर्ड रो को के बोलते हैं। तो फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में आप क्या कर सकते हो, रो के साथ में, फर्स्ट रो के साथ में आप प्लस भी और माइनस भी सेकेंड रो को यानी आर जे को कर सकते हो। और आर जे को नहीं बल्कि आर के को भी कर सकते हो, प्लस और माइनस दोनों। कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो में आप सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो और उसी में थर्ड रो को भी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब है R1 में आप दोनों तीनों को जोड़ सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है, बी स्टेप है कि आप इसमें और क्या कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ R1 में आप कोई मान लो RJ में कोई कांस्टेंट से मल्टीपल करके उसको ऐड कर सकते हो। मान लो कोई कांस्टेंट के हो गया और इसमें आपने क्या किया कि R2 में के से मल्टीपल करके आप R1 में जोड़ या घटा कर सकते हो। ठीक है, सी हुआ। और आप क्या कर सकते हो कि R1 में, ठीक है, प्लस माइनस इसमें कांस्टेंट m से मल्टीपल कर दो और इसमें n से मल्टीपल कर दो, तभी भी आप उसे जोड़ और घटाव कर सकते हो। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या हम कहना चाहते हैं? समझो एक बार। कोई भी रो रहेगा उसमें R1 R2 R3 होता है, ठीक है, R4 भी होता है। तो आप R1 में R2 को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, R3 को भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, या आप उसमें कुछ संख्या से मल्टीपल करके, कोई नंबर से मल्टीपल करके भी जोड़ घटाव कर सकते हो, तीनों को एक साथ। ठीक है, इसी तरह कलन में भी होता है। कलन में भी सेम वही रूल है, CI मतलब C1। इसमें आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो सेकंड कलन को और थर्ड कलन को भी कर सकते हो। उसी तरह और क्या कर सकते हो, इसमें आप कोई कांस्टेंट से लेकर के इसमें जोड़ मल्टीपल करके जोड़ भी सकते हो। C तीनों को लेकर कर सकते हो, MCJ प्लस NCK, जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ जोड़ ही सकते हो, घटा भी सकते हो, आपका मन। कहने का मतलब है यहाँ पर समझो, मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए डिटर्मिनेंट्स है, ए R1 है, ए R2 ए R3 है। तो R1 R2 R3 को एक ही साथ ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, या आप R1 R2 को सिर्फ कर सकते हो, या R2 में कोई नंबर से मल्टीपल करने के बाद R1 में ऐड कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ R1 R2 R3 में, मतलब रो में ही कर सकते हो। जब रो में चलेंगे तो रो में, कलन में चलेंगे तो कलन में। ठीक है, ये कहने का मतलब है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? सबको समझ में आया? चलो अब क्या दिखाते हैं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना जो कि आप इससे लिख लो, ये नोट करके लिख लो। नोट है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, नोट में लिखना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 कब? व्हेन all elements
ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और वन कॉलन आर जीरो। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल समझो कि मान लो 735000329 ये है। तो कोई भी बोला है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू जीरो कब? ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, एनी वन रो या वन कॉलन, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलन में उसका वैल्यू जीरो जीरो होगा तो उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दो कि जीरो होता है। ये तो रो में था, यानी R2 में जीरो जीरो हो गया तो इसका वैल्यू जीरो। या आपको कॉलन में भी रहे ऐसे, इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। देखो एक कॉलन में पूरा मान जीरो है। ये बात याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो या वन कॉलन आर जीरो, तो उसका वैल्यू जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को सॉल्व करेंगे। और जो लोग क्लास 12 की मैथ अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, 1 से लेकर 13 चैप्टर पूरा NCERT का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं थ्योरी कंसेप्ट के साथ में, पूरा एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप है, वहाँ से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र आपको 499 रुपया लग रहा है, पूरा कंप्लीट इसी में हो जाएगा। इसके बाद एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला, ठीक है। या आपको वहाँ से नहीं परचेज करने आ रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल पूछ सकते हो सर से, यह है आपका नंबर। या आपको यदि ऐप द्वारा नहीं जुड़ने आ रहा है, आपको देखो बताते हैं क्या करना होगा। ये नंबर है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। आप पैसा पे करके यही व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको सेंड करना होगा। सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको हम मेंबरशिप में ज्वाइन कर दें, क्लास आपका शुरू हो जाएगा। यदि आपको ऐप से जुड़ने आ रहा है जाकर ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाइए, और नहीं तो आप इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल, पेटीएम करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, वहीं आपका प्रूफ होगा, उसके बाद ज्वाइन कर दीजिएगा। या आप कॉल करके बात भी कर सकते हो सर से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।